नमस्ते दोस्तों। आज की इस गहरी पड़ताल में हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से के बारे में बात करने वाले हैं जिस पर अक्सर बहुत कम चर्चा होती है। हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अधिकारों के इतने शोर शराबे में ये हिस्सा कहीं दब सा जाता है। सही कहा आपने। और आज हम उसी अनदेखे हिस्से पर बात करेंगे, संविधान का भाग 4A और अनुच्छेद 51A, जिसे हम मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। एग्जैक्टली। कोई साधारण कानूनी शब्दावली का पुलिंदा नहीं है। ये असल में अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन है, एक बैलेंस है। हाँ। आज के सत्र का मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि ये कर्तव्य सिर्फ कागजी बातें नहीं है। ये देश के अस्तित्व, उसकी एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने वाली सबसे मजबूत कड़ी हैं। लेकिन मेरे पास जो स्रोत सामग्री है उसके इतिहास के पन्ने कुछ और ही कहानी बताते हैं। जब 1950 में इतना विस्तृत संविधान लिखा गया तो उसमें इन मूल कर्तव्यों का कोई जिक्र ही नहीं था। बिल्कुल नहीं था। ये तो दशकों बाद 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़े रहे। तो क्या हम इसे देश के संविधान का एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट मान सकते हैं? हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा शब्द है, सॉफ्टवेयर अपडेट। लेकिन अगर मूल संविधान 1950 में लागू हुआ तो ये अपडेट लाने में 26 साल का समय क्यों लग गया? हाँ, जैसे जैसे पीढ़ियां बदली और आजादी के संघर्ष की यादें धुंधली पड़ने लगी, 1970 के दशक तक आते आते ये गहराई से महसूस किया गया कि नागरिकों को उनके दायित्वों की स्पष्ट याद दिलाना भी जरूरी है। मतलब जब तक आजादी का संघर्ष लोगों की यादों में ताजा था तब तक सब ठीक था, फिर नई पीढ़ी के लिए उसे लिखित रूप में सामने रखना जरूरी हो गया। एकदम सही। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। उनकी सिफारिशों पर ही 1976 में ये कर्तव्य शामिल किए गए। और यहाँ एक और तकनीकी तथ्य है जो बहुत दिलचस्प है। क्या है वो? भारतीय संविधान का ये हिस्सा तत्कालीन सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया था। अरे वाह, सोवियत संघ का प्रभाव। हाँ। लेकिन जब भी कोई आम इंसान कर्तव्य या ड्यूटी शब्द सुनता है तो उसके दिमाग में एक डर पैदा होता है। किस तरह का डर? सजा का डर। तो क्या इन मूल कर्तव्यों को ना मानने पर जेल हो सकती है? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसका जवाब है नहीं। नहीं मतलब कोई सजा नहीं? हाँ, कानूनी भाषा में समझना जरूरी है कि ये गैर न्यायोचित हैं, यानी नॉन जस्टिशिएबल। इसका अर्थ यह है कि इन्हें लागू करवाने के लिए आप सीधे अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। ये ट्रैफिक चालान जैसा मामला नहीं है। अब जब हमें इसका ढांचा समझ आ गया है तो आइए पहले दो कर्तव्यों पर गौर करें। हाँ, स्रोत सामग्री के अनुसार पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करना और हमारे राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना, जो कि हमारे राष्ट्र के निर्माण से जुड़ा है। सही कहा। और दूसरा कर्तव्य कहता है कि स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोना। झंडे का सम्मान करना तो समझ आता है, लेकिन इन आदर्शों को हृदय में संजोने का व्यावहारिक मतलब क्या है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसका मतलब केवल 15 अगस्त को देशभक्ति के गीत गाना नहीं है। तो फिर क्या है? हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्श क्या थे? त्याग, समानता, अहिंसा। आज के समय में इसका मतलब ये है कि जब समाज में किसी के साथ भेदभाव होता है और हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं। अच्छा, यानी हम असल में उन आदर्शों का पालन कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ये इतिहास को याद रखना नहीं है, बल्कि उन मूल्यों को आज के समय में अपने आचरण में ढालना है। बहुत खूब। अब प्रतीकों और आदर्शों से आगे बढ़कर देश की रक्षा की बात करते हैं। तीसरा कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने के बारे में है। और चौथा कर्तव्य आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा करने को कहता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैं तो सेना में नहीं हूँ, तो मैं देश की रक्षा कैसे कर सकता हूँ? क्या हम इसे राष्ट्रीय स्तर की एक नेबरहुड वॉच व्यवस्था मान सकते हैं? हाँ, नेबरहुड वॉच का उदाहरण बिल्कुल सटीक है। आज के डिजिटल युग में अफवाहों को फैलने से रोकना, जिससे दंगे हो सकते हैं, वो भी देश की रक्षा करना ही है। मतलब कोई भी चीज देश को कमजोर न करे, इसका ध्यान रखना। बिल्कुल। और बाहरी सुरक्षा तभी संभव है जब आंतरिक शांति हो। इसीलिए पांचवा कर्तव्य धर्म, भाषा या प्रदेश के भेदभाव से ऊपर उठकर समान भाईचारे की भावना पैदा करने की बात करता है। और छठा कर्तव्य हमारी सामाजिक संस्कृति यानी कंपोजिट कल्चर की रक्षा करने पर जोर देता है। हाँ, इसे समझने के लिए एक ऑर्केस्ट्रा के बारे में सोचिए। ऑर्केस्ट्रा कैसे? भारत कोई एक वाद्य यंत्र नहीं है। इसमें अलग अलग भाषाएं,
त्योहार और मान्यताएं हैं। जब ये सभी एक दूसरे के सुर का सम्मान करते हुए बजते हैं तो जो संगीत पैदा होता है वही हमारी सामासिक संस्कृति है। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन अगर कोई एक वाद्य यंत्र सबसे जोर से बजने लगे और बाकी सबकी आवाज दबा दे तो वो संगीत नहीं, शोर बन जाता है। विविधता ही भारत की असली ताकत है। ये ऑर्केस्ट्रा वाला उदाहरण सच में बहुत शानदार है। अब अगर हम पर्यावरण और विज्ञान की बात करें तो सातवां कर्तव्य हमारे प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करने को कहता है। एक सुरक्षित भौतिक पर्यावरण बहुत जरूरी है। और आठवां कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद और ज्ञानार्जन की भावना के विकास के लिए प्रोत्साहित करता है। या मुझे एक थोड़ा सा विरोधाभास लगता है। कैसा विरोधाभास? मतलब अक्सर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और भावनाओं से जुड़े मानवतावाद को एक दूसरे के विपरीत देखा जाता है। संविधान इन्हें एक साथ क्यों रखता है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें रूढ़ियों और अंधविश्वासों से बचाता है, चीजों को तर्क की कसौटी पर कसना सिखाता है। और मानवतावाद? विज्ञान केवल एक औजार है, वो हमें परमाणु विखंडन दे सकता है, लेकिन मानवतावाद हमें उस तकनीक से बम बनाने से रोकता है और उसे समाज की भलाई में लगाने को प्रेरित करता है। ओहो, यानी विज्ञान हमें बताता है कि हम क्या कर सकते हैं और मानवतावाद हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये सच में पूरी चर्चा का एक बहुत बुरा निष्कर्ष है। चलिए अब भविष्य की ओर ले जाने वाले कर्तव्यों पर आते हैं। 9वां कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा से दूर रहने का निर्देश देता है। हाँ, जैसे पार्क, स्मारक या ट्रेन। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब लोग विरोध प्रदर्शन में बसें जलाते हैं तो वे क्या कर रहे होते हैं? वे एक भ्रांति का शिकार होते हैं। लोगों को लगता है कि सार्वजनिक संपत्ति का मतलब सरकारी संपत्ति है। हाँ, अक्सर ऐसा ही सोचा जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि वो संपत्ति करदाताओं के पैसे से बनी है। तो जब कोई बस जलाता है तो वो कानूनी रूप से नहीं बल्कि संवैधानिक और नैतिक रूप से अपने ही घर का फर्नीचर जला रहे होते हैं। बाप रे, ये नजरिया तो कभी सोचा ही नहीं था। और 10वां कर्तव्य व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर उत्कृष्टता की ओर बढ़ने को कहता है, ताकि देश नई ऊंचाइयों को छू सके। अब आते हैं सबसे विशेष जानकारी पर। मेरे नोट्स के अनुसार 11वां मूल कर्तव्य मूल रूप से मौजूद नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। हाँ, ये सबसे अहम बिंदु है। इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये किस बारे में है? इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता-पिता या संरक्षकों का ये कर्तव्य है कि वे बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। लेकिन शिक्षा का अधिकार तो राज्य की जिम्मेदारी है ना, फिर अभिभावकों पर यह कर्तव्य क्यों डाला गया? क्योंकि राज्य चाहे जितने अच्छे स्कूल बना ले, अगर अभिभावक बच्चे को स्कूल भेजेंगे ही नहीं तो वो अधिकार कागजों पर ही रह जाएगा। शिक्षा की उस पहली बाधा को पार करने की जिम्मेदारी परिवार की ही है। अधिकारों और कर्तव्यों का पूरा चक्र यहाँ पूरा होता है। ये सच में एक बेहद संतुलित तंत्र है। हमने इतिहास समझा, राष्ट्र के प्रतीकों की बात की, विज्ञान और मानवता के तालमेल को देखा और शिक्षा के महत्व को भी समझा। जी। आज की इस चर्चा को समेटते हुए श्रोताओं के लिए हमारे स्रोत सामग्री में दिए गए एक छोटे से टेस्ट या क्विज का समय आ गया है। अरे वाह, क्विज? हाँ, तो सवाल ये है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना मूल कर्तव्य बनाया गया है? इसके विकल्प क्या है? विकल्प हैं: ए, अनुच्छेद 51A के यानी 51A ट, बी, अनुच्छेद 51AA यानी 51A क, सी, अनुच्छेद 51A जी यानी 51A छ, या डी, अनुच्छेद 51A जे यानी 51N जा। श्रोताओं को तुरंत सही विकल्प कमेंट करना चाहिए। बिल्कुल सही विकल्प कमेंट करें ताकि स्टडी विद ऑल इन वन चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी का विश्लेषण हो सके। ऐसे ही और शैक्षिक ज्ञान के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस गहरी पड़ताल में बस इतना ही। सीखते रहिए और विचार करते रहिए। धन्यवाद।